तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 23। अब समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बेस पे 4 वीडियोस दे दिए। उन 4 वीडियोस में मैंने करवाए क्या हैं, तो कंसेप्ट करवाए हैं और सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएंगे, और वहीं पे अगर आप पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, और कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल करवाए, कहीं ना कहीं जो देखा गया अभी तक के पेपर के हिसाब से एनालिसिस करने के बाद सॉल्व एग्जांपल में से क्वेश्चन डिट्टो डिट्टो आ जाते हैं, सेम एज इट इज। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं सॉल्व एग्जांपल्स करने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे हवा में वाले, नहीं, अच्छे क्वेश्चन हैं। समझ में आ रही है बात? एक्सरसाइज में इसमें हवा वाले से लेकर उठाकर अच्छे क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे, है ना, स्टार्टिंग से एंड तक। बट एग्जाम्पल में भी आपके पास ऐसे ही कुछ है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें। तो वहाँ से एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्या क्या कंसेप्ट समझाया मैंने, किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मैं सीधा क्वेश्चन करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिगर बनाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, डिफ्रेक्शन कहाँ बन रहा है, कौन सा किसी डिस्टेंस पे है, किसकी हाइट निकालनी है, कितना एंगल निकालना है, कौन थीटा बना रहा है, कौन फाई बना रहा है, कौन कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। छोटा छोटा नन्ना मुन्ना चुन्ना चुन्ना सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 15 अवे फ्रॉम द पोल इन द। देखिए, तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है एक पोल है कुछ इस तरह से, और पोल से 15 मीटर दूर को एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप का 30 डिग्री है। तो बताइए कि इसकी हाइट क्या है, पोल की हाइट क्या है। बस ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि √2 और √3 की वैल्यू यूज करेंगे हम यहाँ पे 1.414 और 1.732। ये कहानी यूज होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज होने वाली है, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन कॉस टेन, कॉस सेकेंड सेकेंड कॉट। ये 6 पैरामीटर्स हैं आपके पास, फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के। उसके साइड वाले, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, है ना, हाइपोटेनियस, उसके टर्म वाले फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, वो वाला फॉर्मूला, राइट। तो पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये निकालना, एक साइड गिवन है, ये चीज़ निकालना है, तो इसको मान लेते हैं एच है, ये ABC ट्रायंगल मान लेते हैं। एच का मतलब हाइपोटेनियस नहीं है, एच का मतलब यहाँ पे हाइट है, मतलब कुछ ना कुछ हाइट है। हाइपोटेनियस आपका यही रहेगा, दैट इज फिक्स, है ना। ये एंगल थीटा है जिसका सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो एक साइड वो लेते थे जो आपको ऊपर निकालना होता था, एक वो जो आपके पास दिया होता था। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि साइन कॉस 10 के टर्म में लिखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, सिर्फ इन 3 की वैल्यू याद करनी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाले। जब ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, फिर क्या कह देंगे AB अपॉन में BC, मालूम है ना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को तो बहुत से बच्चे स्किप कर दिए होंगे, अगर सॉल्व एग्जांपल देख लेंगे, बहुत से नहीं, सारे ही, सबने ही स्किप कर दिया होगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है यार। AB की जगह H माना है मैंने, BC की जगह 15 माना है, दे रखा है 30 डिग्री, 1/√3 वैल्यू जरूर याद कर लेनी भाई। H की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो H मल्टीप्लाई √3 और इक्वल टू में 15 को 1 से करेंगे 15, तो H की वैल्यू आ जाएगा 15/√3। रेशनलाइज करना रहता है, मालूम है ना, √3 डिवाइडेड बाय √3, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो √3 से, तो ऊपर आ जाएगा 15√3 और डिवाइडर में √3 3 कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 5। तो 5√3 जो है वो मीटर में आंसर आ जाएगा। बताइए हाँ या नहीं। अब ये आंसर नहीं है आपके पास, कितना आंसर आएगा, तो √3 के प्लेस पे क्या करना है, 1.732 यूज कर देना है। तो हाइट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1.732, तो हाइट आ जाएगा 5 2 10 की 0 बच गए 1, 5 15 1 16 बच गए 1, 5 35 और 1 36 बच गए 3, 5 1 6 3 8, और डेसिमल 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो हाइट आ गया आपके पास 8.66 मीटर। खत्म, मतलब लास्ट में वाले 0 लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, सिंपल था क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है तो सिंपल ही रहेगा ना, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा नहीं। चलिए अब चलते हैं, धीरे 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 आपके क्वेश्चन का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होना तो चाहिए, बट लेट्स सी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। तो अभी 10th क्लास में आ गए ना आप लोग, तो 10th क्लास के हिसाब से ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन तो नहीं दिए जाएंगे आपको, है ना, नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, क्लिफ मालूम है ना, पहाड़ी जैसा कुछ, है ना, 50 मीटर हाई जो है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉय, क्या बात है, ओए बॉय, BUOY बॉय,
जस्ट लेट मी चेक, एक बार मैं इसका सर्च कर लेता हूँ, कोई अच्छा कुछ अलग मीनिंग तो नहीं है ना, क्योंकि बॉय तो मालूम, लेकिन बॉय क्या है ना, बॉय मीनिंग एन एंकर्ड फ्लोट सर्विंग एज नेविगेशन मार्क टू शो रेफर्स टू अदर्स हजार्ड फॉर मूरिंग। ये क्या मतलब है यार, मतलब समझ ही नहीं आया इस बॉय का मतलब क्या है। कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है ना, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है बॉय का मतलब लड़का वाला बॉय नहीं है ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है कोई चीज़, समझ में आ रही है ना बात। तो देखते हैं, तो हमारे पास कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई, तो 50 मीटर ऊंचा है भैया कुछ इस तरह से हमारे पास। और कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बॉय का, मतलब एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से है ना, ये 50 मीटर ऊंचा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से जो इस तरह से बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है ऊपर से, यहाँ से देखेंगे ना ये वाला, ये एंगल जो बन रहा है वो कितना है आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है, ये आपके पास 30 डिग्री है। तो आपने को बोला कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ये जो क्लिफ है आपके पास, ये जो क्लिफ है उसके फुट से कितने डिस्टेंस पे है, तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी। लेट से दिस इज एक्स, नेमिंग कर सकते हैं आप ए बी सी। हमेशा आपके पास ये जो एंगल रहता है उतना ही एंगल इसके इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, और कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात। तो हमेशा नीचे लेकर सॉल्व कर देना आपको। अब आपको क्या करना है, ये एक्स निकालना है, ये 50 है, दिस अपॉन दिस करेंगे, फिर से वही करेंगे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। मोस्टली टाइम आप 10 को वैल्यू को यूज़ करते हुए देखेंगे, है ना, जरूरी नहीं है बट हाँ मोस्टली टाइम। ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10, दैट इज 30 डिग्री। ए बी की जगह 50 है, बी सी की जगह एक्स है, 10 30 की जगह 1 में √3, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 50 √3 आ जाएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मालूम है ना √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, 8660 आ जाएगा इस तरह से, और एक और जीरो तो यहाँ पे लगा देंगे, फिर 3 0 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 86.6 मीटर, खत्म बात। ये वाला डिस्टेंस 86.6 मीटर है, ये जो बॉय है ना 86.6 मीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तो वैसे भी दिक्कत नहीं आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें कहा जाता है वर्टिकल पोल इज 12 मीटर हाई। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते ही ना कम कर दिया करो, 12 मीटर हाई। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है, वर्टिकल पोल 12 मीटर हाई है, एंड द लेंथ ऑफ इट शैडो इज 12√3। इसकी शैडो यहाँ पे कितना है 12√3। अब हमसे पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो यहाँ पे कहीं ना सन होगा ना, इस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, मतलब ये वाला एंगल कितना, मान लिया हमने थीटा है, अब हमें निकालना है, तो दिस अपॉन दिस कर दीजिए, फिर से वही काम है, नेमिंग कर सकते हैं आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा। ए बी मालूम है ना 12, ये मालूम है ना √3 इज इक्वल टू tan थीटा। इसको कैंसिल कीजिए, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू tan थीटा। इधर tan है तो इधर भी इसको tan के टर्म में लिख दीजिए, कितना आएगा tan 30 डिग्री ना इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों साइड tan, तो थीटा कितना आ जाएगा, कंपेयर करते हैं 30 डिग्री लीजान से, है ना। ये वाले एंगल इक्वल होते हैं अगर ये वाले दोनों फंक्शंस क्या सेम हो तो, गॉट इट, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। काट मत दीजिएगा, काटना नहीं रहता है, 10 को 10 से कहीं आप उड़ा दो, नहीं ऐसा नहीं होता, एंगल को कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा कितने का बन रहा होगा, 30 डिग्री का। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं काइट इज फ्लाइंग एट अ थ्रेड 80 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पे कहीं अगर काइट है, यहाँ पे कहीं काइट है तो 80 मीटर इसकी थ्रेड की लेंथ है ना। और इफ द थ्रेड इज अज्यूम्ड stretched straight and makes an angle of 60 डिग्री with the horizontal, find the height of the kite above the ground। बहुत ज़्यादा आसान है, कहता है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लूज नहीं है, सिलेक्ट नहीं है इसमें कुछ भी, तो इसकी हाइट निकालनी ये वाली कितनी होगी। यहाँ पे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहे ग्राउंड के साथ विथ हॉरिजॉन्टल दैट इज 60 डिग्री आपके पास गिवन है। आपके बार क्या लेंगे, दिस अपॉन दिस लेंगे, नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी, एक जो पता करना है, दूसरा में गिवन है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन होता है, और साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए बी की जगह एच ले लीजिए, इसके जगह 80 ले लीजिए, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री √3/2 ले लीजिए। एच आ जाएगा आपके पास 80√3 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कीजिए, हाइट आ गया 40√3। बताइए हाँ या नहीं। √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा 1.732। 4 दूनी 8, 4 3 12 2 1, 7 चौके 28 29, बच गए 2 4 2 6,
और एक ये जीरो आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 69.28 69.28 नियरेस्ट मीटर का बोला तो 69 मीटर लिख दीजिएगा, है ना, अप्रॉक्स करके। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास। नियरेस्ट बोला है क्या? नियरेस्ट बोला ही नहीं है तो आपको यहीं पे छोड़ देना है, नियरेस्ट नहीं बोला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। कुछ इसी तरह से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे भी चल के, बट हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज को ये चेंज करने वाले हैं आगे चल के, और थोड़े बहुत कंडीशंस भी ऑफ कोर्स चेंज करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में, फिगर को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो जिसमें भी आपके पास इन द गिवन फिगर नहीं लिखा है, बेशक इसमें बना दिया है फिगर, आपको समझना है कि फिगर गिवन ही नहीं है, आपको खुद से बनाना है फिगर, इस बात को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में कहता था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। फिर से काइट है, ग्राउंड है यहाँ पे कहीं पे, और इनके बीच का जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 85 मीटर है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेवल ऑफ ग्राउंड सच द tan थीटा इज 15/8 फाइंड हाउ काइट इज द हाउ हाई इज द काइट। तो ठीक है, तो एंगल थीटा बना रहा है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और हमसे बोलता है कि tan थीटा जो है वो 15/8 है, ऐसा ही कुछ लिखा 15/8 है ना। तो हमसे ये बताना है कि ये कितने ऊपर में है, हमें ये बताना है कि ये कितने ऊपर में। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अब tan थीटा दिया है कि 15/8 है, इसका मतलब समझ रहे हैं आपको क्या गिवन है? इसका मतलब आपको गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देख लीजिए अच्छे से, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, दैट विल डिपेंड कि इस थीटा पे कितना वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम वही चीज़ यहाँ से बेसिकली निकालने वाले हैं, बस चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला 85 डिग्री है ना, और tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। मतलब ये जो tan थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 15/8 यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे करेंगे उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ABC हमें कहीं ना कहीं इस हाइट को निकालना है, और अगर मैं इस हाइट को निकालना चाहता हूँ तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि दिस अपॉन में दिस साइन थीटा बनाएगा, tan थीटा तो बनाएगा ही नहीं। देख लीजिए अच्छे से, है ना, साइन थीटा बनाएगा, tan थीटा तो आपके पास बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो हम साइन थीटा की वैल्यू हमें नीड पड़ेगी, तो दिस अपॉन में दिस तो कर लूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से मैं AB अपॉन में AC करूँगा और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। बोलिए हाँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके जगह H, इसके जगह 85 और इसके जगह साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा भाई, तो साइन थीटा आ जाने वाला है आपके पास। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपली ऐसे नहीं हो सकता, है ना, क्या कहते हैं इसको, साइन थीटा कितना आ जाएगा नहीं मालूम, उसको अपने को निकालने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 15/8 है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये अलग से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, है ना। तो ये जो चीज़ है वो 15 है और ये क्या है आपके पास 8 है, इस तरह से आपके पास गिवन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा मत बोलिए कि ये वाला 15 है डायरेक्टली और वो कर दीजिएगा। वो एंगल के केस में हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, अभी हमें एग्जैक्टली एंगल की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर ये 8 है और ये वाला कितना आपके पास 15 है, तो ये वाला कितना निकल कर आएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास 17 मीटर निकल कर आ जाएगा। 15 8, ये इसका आ जाएगा 225, 8 का 64, 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। ये 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से करवा रखा है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वहाँ से निकाल लीजिएगा तो ये 17 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर 15 है तो बेस और हाइपोटेन्यूस कितना 17, तो साइन थीटा की जगह पे आप कितना लिख लेंगे, है ना, साइन थीटा की जगह आप कितना लिखेंगे 15/17। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे तो 17 टाइम्स H और इज इक्वल टू इसको करेंगे तो 85 × 15, तो H की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 85 × 15 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 17, 17 × 5 = 85, तो H की वैल्यू आ जाएगी 5 और 15 = 75, 75 मीटर, खत्म बात। तो अब ये जो हाइट है ना वो 75 मीटर है। तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये tan थीटा P/B दिया रहता है कि इसको P लेते हैं, ये 15 10/10 कर देते हैं, तो ये बोलते हैं सीधा ये 15 मीटर है, ये कहीं से कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। बट रिमेंबर यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता, एंगल के अकॉर्डिंग हमें साइन थीटा की वैल्यू वहाँ पे नीड है, हम वहाँ पे tan के अकॉर्डिंग की वैल्यू पुट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात नहीं बनेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इनका रेशियो है वो, ठीक है ना। चलिए
तो ये कहानी हो गई आपके पास। आगे की बात कर लेते हैं अब हम। ये कहानी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की खत्म। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात तो वैसे नहीं है। इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ, थोड़े से स्लोली मैं मिटा ही रहा हूँ स्लोली। चलिए, ये कहानी हो गई क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखते हैं आपकी बार। 6 में क्या कहा जाता है, ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। लीजिए भैया, वर्टिकल टावर 20 मीटर हाई है, लीजिए कर दिया हमने 20 मीटर हाई टावर। अब हमसे कहा जाता है ए मैन इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नोज द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। तो यहाँ से कहीं दूर पे एक पर्सन है, कुछ डिस्टेंस पे, नहीं पता एक्स डिस्टेंस पे है, और उसको मालूम है कि एंगल कितना होगा कोसाइन वाला, मतलब उसको कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है 0.53, है ना। कॉस को कोसाइन कहते हैं फुल फॉर्म के टर्म में, जनरली हम कॉस यूज़ करते हैं। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मालूम है 0.53 है। अब हमसे बताना है कि हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो फुट ऑफ द टावर से कितने दूर में, कितने दूर में, हमें ये वाला एक्स निकालना है। बट बिफोर दैट अगर आप नोटिस करें तो आपको जो गिवन है वो क्या है, वो आपको बेसिकली कॉस थीटा गिवन है। कॉस थीटा मतलब वो हाइपोटेनियस के टर्म में गिवन है, कहीं ना कहीं आपको वो हाइपोटेनियस के टर्म में गिवन दिखा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला हमें ना कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है, तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू यहाँ पे नीड है और किसकी चाहिए। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें इन ट्रायंगल ABC, तो उसमें आपको पता चलेगा कि AB अपॉन में BC करूँगा तो हमें x मिल जाएगा, मतलब मैं AB अपॉन में BC मतलब टेन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना मान लिया, कितना ये थीटा है, तो AB की जगह 20 हो जाएगा, BC की जगह x हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा नहीं मालूम। जैसे हमें टेन थीटा मालूम चलेगा यहाँ पे पुट करूँगा और हमारा काम बन जाएगा। बट टेन थीटा की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, बट कोसाइन ऑफ थीटा की तो मालूम है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू तो मालूम है। तो कॉस थीटा से हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल देंगे। समझ में आ रही है ना बात, सिंपल। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। आप चाहे इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं, डेसिमल हटाइए, नीचे 100 आ जाएगा, 153 अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B, या फिर PQR कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी ABC की नेमिंग किया हुआ है, तो PQR। अब देखिएगा कॉस थीटा मतलब ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बेस 53 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 100 हो जाएगा। समझ में आती बात। हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालना है। अच्छा ये चीज़ तो पहले, अच्छा ये चीज़ निकालने का एक बेनिफिट होगा, हम वहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे और कुछ नहीं। अब ऐसा मत समझिएगा यही वाला ट्रायंगल है, नहीं अलग है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर निकालना है, तो PQ का स्क्वायर, देखिए वैसे पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं पुट करता हूँ तो वो आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। समझ में आ रही है बात। अब ये चीज़ पता है आपको, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर अपने को निकालना ही है वैसे भी, और यहाँ पे करेंगे Q का स्क्वायर मतलब 53 का स्क्वायर। अब जैसे मैं 53 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो मैं एक बार फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 53 मल्टीप्लाई 53 दैट इज़ 2809। तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो आ जाएगा 10,000 में से माइनस आ जाएगा 2809 और इक्वल टू में आ जाएगा PQ का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो साथ साथ में तुरंत यहाँ पे मैं माइनस करते जाता हूँ, 1 2 3 4 माइनस का, है ना, माइनस का कितना आ जाएगा 2809 कितना आ गया 7191 और इज इक्वल टू PQ स्क्वायर रूट इसका निकाल देंगे 7191 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए किसका, 7191 का, कितना आ गया 84.79। तो ये आ जाएगा आपके पास। PQ की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास, PQ की जो वैल्यू आई है वो आई है 84.79। 84.79 का मतलब मैं ले लूँ 84.8, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है PQ की जगह पे। समझ में आ रही है बात। तो ये कितना हो गया आपके पास 84.8। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यु निकालेंगे, टेन थीटा की, और कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात। यहाँ से आप टेन थीटा की निकालेंगे, तो टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू 84 अपॉन में 8 और डिवाइडेड बाय में 53। अब 84 अपॉन में 8 को डिवाइड कर दीजिए, 84.8 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 53 से, कितना निकला 1.6। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 1.6, तो इसके जगह कितना रखना है 1.6, कितना 1.6, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए
अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इधर उधर करना है और x की वैल्यू निकाल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगा 20 बाई में 16, 1.6 पॉइंट हटाइए ऊपर 200, 200 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, 200 डिवाइड बाई 16 तो आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 12.5 मीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी, तो ये जो डिस्टेंस था आपके पास कितने दूर पे खड़ा है वो कितना आपके पास 12.5 मीटर, बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात, डन है, क्लियर होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा, अब देखिए ये इस टाइप के कंसेप्ट जो आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं आए, बट हाँ 4th क्वेश्चन तक का सारे के सारे कंसेप्ट सॉल्व एग्जाम्पल में आए थे, ये 2 आपके पास एक नए आए, तो एक्सरसाइज को भी करना एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वाली बात निकल कर आ जाती है, क्योंकि पहले के जो क्वेश्चंस थे वो तो सिंपल थे, है ना, और कुछ ट्रिकी भी थे, तो उनको तो हमने कर लिया है। अब के जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं उसमें चेंज आ रहे हैं, मतलब कंसेप्ट अलग अलग है, तो जितना ज़्यादा कंसेप्ट अलग के क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको करना जरूरी रहेगा, समझ में आती है ना बात, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, सिंपल सी बात है, हमेशा कभी भी किसी एक का अगर वैल्यू मालूम है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और दूसरे का निकालना है तो ऐसे आप ट्रायंगल बनाकर निकाल लेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर वाला जो आपको मैंने करवाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में ना, मैंने अभी तक आपको करवा दिया ट्रिग्नोमेट्री, याद है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से निकाल सकते थे वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी है, कहता है एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो लेवल ग्राउंड पे कहीं पे भी एक पॉइंट होगा, तो अभी चेक करते हैं कहाँ पे लिया जाए। इसमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थीटा सच दैट tan थीटा इज 7/12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan थीटा इज इक्वल टू 7/12। और दूसरा क्या कहता है 7th क्वेश्चन में, ऑन वॉकिंग 64 मीटर टुवर्ड्स द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 5 वेयर tan phi इज 3/4, tan phi इज 3/4, ये थीटा था और ये फाई है, समझिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये थीटा और ये फाई, और ये दोनों ही एक ऐसे पैरामीटर है जो इंडिकेट कर रहे हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया, बाकी कोई यूज़ नहीं इसका, समझ में आ रही बात। अब एंगल ए बी सी से भी कर सकते हैं, बिंदास रहिए। अब हमसे यहाँ पे कहा जाता है वेयर tan phi दिस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें टावर की हाइट पता करनी है और कुछ नहीं, तो मान लीजिए ये आपके पास टावर था, कुछ ना कुछ हाइट h था, एक कोई बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था, और 64 मीटर और इसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ टावर की तरफ जब पहुँच गए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 5 बन जाता है, तो हमें ये वाला हाइट बतानी है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो चलिए हमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, पहले की तरह हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ABC, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास D, ये वाला डिस्टेंस नहीं मालूम तो x ले लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होने वाला है, तो एक तरह से हमें x मिल जाएगा ना, तो अब पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, पहले 2 इक्वेशन बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही 2 है, एक h है और एक x है, 2 ट्रायंगल भी है तो 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल सॉल्व कर देंगे इधर उधर करके, और कुछ नहीं सब्स्टिट्यूशन लगाकर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा 10 कितना आ जाएगा 5, जानबूझ कर लिया है, और इसीलिए दे रखा आपको tan phi की वैल्यू 3/4, तो ए बी की जगह h है, इसके जगह x है, और इसके जगह क्या आ जाएगा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4h इज इक्वल टू में 3x, और यहाँ से h की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 3x/4, इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। समझ में आ गई ना बात। h की वैल्यू क्यों निकाला मैं बताता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल में भी h की वैल्यू निकलेगी, फिर दोनों को मैं क्या करूँगा इक्वल रख दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए वरना निकाल के दूसरे में तो पुट कर सकते हैं, घर की बात है, नहीं भी करेंगे ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल, अब बात आती कई बच्चे बोलेंगे सर ये वाला ट्रायंगल क्यों ना ले लें हम ACD को, गलत बात, यहाँ पे आपको हमेशा वो ट्रायंगल लेना है जिसमें राइट एंगल बने, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ABD की, इसमें परपेंडिकुलर AB होगा, बेस की जगह BD होगा, और tan क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा आपकी बार एंगल की जगह, समझ में आ रही है बात। AB की जगह H है, इसके जगह BD की जगह क्या है, ये पूरा आ जाएगा ना BD, ये पूरा आ जाएगा BD, तो x भी रहेगा 64 भी रहेगा, तो x प्लस 64 और इक्वल टू में tan थीटा की वैल्यू मालूम है ना, देखो कितना है 7/12,
12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 12h इज इक्वल टू, मैं इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना 7 ब्रैकेट में x प्लस 64 लिख देता हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं करें बस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x और प्लस में 64 को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 से 7 चौके 28 के 8 बच गए 2, 6 से 42 और 2 44, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से 28 के 8 बच गए 2, 6 से 42 और 2 44, 448, 448, और ये वाला जो 12 है वो क्या हो जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से भी हमने h की वैल्यू निकाला है और सेकंड इक्वेशन से भी हमने h की ही वैल्यू निकाला है, h की ही वैल्यू निकाला है ना। तो अब क्या करना है अपने को, अब सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों को इक्वेट करना है ना। तो एक बार इधर की चीज़ें एक बार क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ से इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, यहाँ पे इक्वेट करने के बाद किसकी वैल्यू निकलेगी x की। अच्छा एक चीज़ और हम कर सकते थे, यहाँ से दोनों में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते थे, उसमें h आता तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता, समझ में आ रही है ना बात, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा फेर करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो 3 है उसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल दीजिए, और यहाँ से h की वैल्यू ना निकाल कर किसकी निकाल दीजिए x की, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ही नहीं, अपने को h बोला है तो हम h निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से किसी तरह से इधर उधर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये 12h इधर रखिए इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7x प्लस का, इसे इसको करेंगे 448 आएगा, ये इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 12h में से माइनस कर दीजिए 448 और इक्वल टू में 7x, और 7 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा डिवाइड में। लीजिए अब दोनों से हमने x की वैल्यू निकाल दिया, अब x की वैल्यू दोनों को हट जाएगा, h के टर्म में आ जाएगा तो h की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, h की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड बनाया उसको सॉल्व करता था आंसर नहीं आता, उसे सॉल्व करता तो मुझे x की वैल्यू मिलती, x की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता h की वैल्यू मिल जाती, सेकंड में पुट कर देता वहाँ से h की वैल्यू मिल जाती। लेकिन ऐसा मैं कर रहा हूँ कि डायरेक्टली एक ही बार में आ जाए, 2 बार मुझे पुट आउट करने की कोई जरूरत ना पड़े, है ना। तो मेरे पास कौन कौन से 2 इक्वेशन है देख लिए, फर्स्ट और सेकंड को मैं मिटाऊंगा ही नहीं, रहने दीजिए, उनके वैल्यूज़ को क्या करना है हमें यूज़ करना है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो एक तो ये है 4h/3 और दूसरा क्या है आपके पास ये वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास 12h माइनस का 448 और डिवाइडेड बाय में 7, ठीक है। चलिए अब हो गया हमारा काम, अब यहाँ से आपने को क्या करना है सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं, h की वैल्यू निकालेंगे और हमारा काम बन गया। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इसको करेंगे 7 चौके 28h इज इक्वल टू 3 से इसको करेंगे 36h माइनस का 3 से इसको करेंगे तो 4 8 के 24 के 4 बच गए 2, 4 3 12 तो 14 बच गए 1, 4 3 12 और 1 13। चलिए इधर उधर करते हैं, इसको इधर उधर कर देते हैं, इस 1344 को इधर लाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा और इसको उधर भेज देता हूँ तो 36h में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे तो 1344 ही रहने वाला, इधर माइनस करेंगे इतना आएगा 2 6 8h आ जाएगा। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 1344 डिवाइडेड बाय में 8 आ जाएगा, 8 से काट दीजिए एक बार में, कितना आ जाएगा, एक बार में 5 बचा 54 बचा, 8 6 48 हो गया, फिर कितना बचा 6 बचा, 8 8 64 हो गया। तो h की वैल्यू आ गया 168 मीटर, क्या बात है, लीजिए। और ये जो चीज़ है हाइट है वो 168 मीटर आपके पास निकल कर आ चुका है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, कहानी क्लियर है। चलिए है ना, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। चलिए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, भाई ध्यान रखेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसके, क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है ना। चलिए तो कहीं ना कहीं हम जल्दी ही इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देने वाले हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए यहाँ पे कहता है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, if the angles of elevation of the top of the buildings are 30 degree and 60 degree respectively, if the height of the building is 10 meter, find the distances between A and B up to correct 2 decimal, है ना, 2 decimal। तो कहता है 2 पॉइंट हैं, एक टावर के, एक कोई सा भी बिल्डिंग टावर जो भी है हाइट वाला उसके सेम साइड में, और एक जो है वो आपके पास 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो दूसरा है वो आपके पास 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ऑलरेडी मैंने आपसे बताया था कि जहाँ पे राइट एंगल बनेगा उससे जो जितना पास रहेगा वो उतना ही बड़ा एंगल रहेगा, जो जितना दूर जाएगा वो धीरे धीरे एंगल कम होता चला जाता है। तो दूर वाले एंगल को 30 बनाया और पास वाले को 60 बनाया। हाइट गिवन है आपके पास 10 मीटर।
अब हमसे बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। सेम दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल, सॉल्व कीजिए, दो वेरिएबल, आंसर। तो इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या करेंगे, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू 10, एंगल कितना है 60 डिग्री। AB की जगह कितना है 10 है, इसकी जगह कितना है x है, 10 60 √3, x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई वो कर देंगे, रैशनलाइजेशन कितना आ जाएगा 10 √3 और डिवाइडेड बाय में 3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वैसे अगर इतना ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 अपॉन में √3 रहने दीजिए, बाद में हम डेसिमल में ले आएंगे। वैसे सिर्फ डिवाइड करना ही, कोई कैंसिल तो होना नहीं, नीचे 3 लाने का अभी भी फ्रैक्शन में ही रहेगा, है ना। रैशनलाइज तब करेंगे जब इससे ऊपर वाली चीज़ें कैंसिल होकर सिंपल नंबर आ भी जाए, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन रहने दीजिए, हमने x निकाल दीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। हमें तो बेसिकली ये चीज़ निकालनी है, डिस्टेंसेस बिटवीन A एंड B, है ना, ये वाला y निकालना एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अब बड़ा वाला यूज़ कर लेंगे, या फिर ऐसा कर दीजिए, माइनस करना पड़ेगा बाद में अगर आप y लेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x और y अलग अलग ही रहने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इन ट्रायंगल बड़ा वाला ले लीजिए ABD, इसमें क्या करेंगे AB अपॉन में दिस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की जगह BD आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री। चलिए AB की जगह तो 10 रहेगा और BD की जगह कितना, देखिए BD कितना पूरा x प्लस y है और इक्वल टू में कितना 10 30 की जगह पे 1 अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई का जैसे इसको करेंगे तो x प्लस वाई और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 √3। अब आपको मालूम है कि x की वैल्यू कितना है 10 अपॉन में √3, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में √3 प्लस में y निकाल दीजिए 10 √3 और y की वैल्यू आ जाएगा 10 √3, ये प्लस का उधर भेजिए माइनस का 10 अपॉन में √3। अब एल्सियम ले लीजिए, सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं, तो y इज इक्वल टू 1 और √3 का एल्सियम √3, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 से डिवाइड करेंगे √3, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 30, कैसे आया तो 30 √3 मल्टीप्लाई √3 बचा था, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो 10 मल्टीप्लाई √3 सिर्फ 3 होता है क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होता है, √3 मल्टीप्लाई √9 की वैल्यू 3, तो 10 3 जा 30, बीच में माइनस, √3 से इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो भी एल्सियम लिया हुआ रहता है और कुछ नहीं, 1 आ गया, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन में √3 लीजिए। तो ये आ गया आपके पास 20 अपॉन में √3 और कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप रेशनलाइज करेंगे भी तो 3 से 20 कटेगा नहीं, नीचे 3 आना है तो 20 कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 1.732 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली 20 डिवाइडेड बाय में कितना कर देता हूँ 1.732, कितना आ जाएगा 11.547, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 11.547 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 11.5 और ये 4 को बना दूंगा 5 क्योंकि ये बगल वाला उससे आगे वाला क्या है आपके पास मोर देन 5 या फिर 5 के इक्वल होता है तो एक बढ़ा देते हैं, तो 11.55 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए A और B के बीच का डिस्टेंस क्या था, यही तो था। समझ में आ रही है बात, हमें ये निकालना था, हमने तो x भी निकाला बट ठीक है उसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे यूज़ कर लिया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर होती है बात, ठीक है। तो ठीक है, आधे घंटे की वीडियो तो बहुत होती हैं, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे उसको ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो आप लोगों का जो काम रहता है आपको मालूम है, प्रैक्टिस तो छोड़ना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।